हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक अब करने वाले हैं वो एक्चुअली एक एप्लीकेशन एस्पेक्ट है। एप्लीकेशन एस्पेक्ट क्या होता है? जैसे कि अगर किसी नॉलेज को हम डिफाइन करते हैं तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है और इंफॉर्मेशन को हम क्वेश्चंस में लगाकर देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने इससे पहले एक डाइस की क्लास की थी जिसमें हम डाइस के बारे में हमने बहुत सारी चीजें बताई थी। एक आपको हमने एक सिंपल सा प्रिंसिपल भी समझाया था कि डाइस के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हो तो कैसे करने चाहिए। तो आज उसी प्रिंसिपल के एक एप्लीकेशन एस्पेक्ट पे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिविजन कर लेते हैं। अगर हम एक डाइस को डिफाइन करें, हम सभी लोगों ने डाइस कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर देखा होगा। डाइस एक 6 फिगर बॉडी होती है जिसमें 6 फेसेस होते हैं। अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो जैसे ये टॉप पे अगर 1 लिखा है, राइट साइड पे 2 लिखा है, फ्रंट साइड पे 3 लिखा है, बैक साइड पे 4 लिखा है। मैंने सर्कल इसलिए कर दिया ताकि बैक साइड हम आइडेंटिफाई कर सकें। 5 इधर लिखा है और 6 इधर लिखा है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डाइस है जिस डाइस को हम देखते हैं। अच्छा, ये डाइस के बारे में खास बात क्या है कि ये डाइस नॉर्मली 2 तरह का होता है। एक तो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि हम कह सकते हैं मानक डाइस, जो कि नॉर्मली हमें लूडो या ऐसे किसी भी गेम में दिखाई पड़ता है, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। और स्टैंडर्ड डाइस का खास बात क्या होती है कि अपोजिट साइड्स का सम 7 होता है। तो जैसे कि मैं कहूं ये 1 है टॉप पे और बॉटम पे कितना है? 6 है। तो अगर छत पे 1 है और फ्लोर पे 6 है तो कितना हो गया? 1 + 6 = 7। इसी तरह हम अगर वॉल्स पे देखें, लेफ्ट हैंड वॉल और राइट हैंड साइड की वॉल है, अगर इस पे देखें कितना लिखा है? 5 + 2 और ये भी 7 होता है। और अगर इसकी बात करें 3 और 4 तो इसका मतलब है सामने की दीवार और पीछे की दीवार। अगर इस तरह से देखा जाए तो 3 + 4 ये भी कितना होता है? 7 होता है। अब नॉर्मली हम लोग इस तरह के डाइस को देखकर ही खेल कर ही या समझ करके आगे बढ़े हैं, तो कई बार हमको लगता है कि यही एक तरीका है जिससे डाइस आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट तरीके से भी आ जाते हैं जिसमें ये डाइस स्टैंडर्ड ना होकर के, मैं कह सकता हूं नॉन स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं उसको, जो एग्जामिनेशन वगैरह में आता है। तो इसका मतलब है जब भी हम कभी क्वेश्चन करें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि ये डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे ये हमने दूसरा डाइस बना दिया। अब इसमें क्या है? इसमें ऊपर 1 है, नीचे 2 है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है, राइट हैंड साइड पे 3 है, सामने 5 है और पीछे 4 है। अब ये देख सकते हैं इसमें किन्हीं भी साइड्स का सम जो है वो 7 नहीं है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो ये हमारी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और इसकी खास बात क्या है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही एग्जामिनेशन में अधिकतर पूछी जाती है। तो अगर डाइस के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं आपसे तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अगर ऐसे हो तो नॉर्मली आपको नॉन स्टैंडर्ड मिलेगा। स्टैंडर्ड डाइस का यूसेज बहुत ही रेयर होता है और अगर होता भी है तो क्वेश्चन में मेंशन किया होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि इन क्वेश्चन को सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस मान के सॉल्व ना करें। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उन इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके अनुसार उसको पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ऐसा करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा नॉर्मली क्वेश्चन आपको मिलेगा। हमारे पास अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, जिसमें 2 डाइस और 3 डाइस और मोर डाइस पे होता है क्वेश्चन। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं कि इस तरह 2 इमेज बनी हुई है, एक पे लिखा हुआ है 2 1 5, ये 3 फेसेस डिफाइन कर दिए गए, और इधर लिखा हुआ है 2 1 4। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर डिफाइन करना हो कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट साइड पे क्या होगा, तो इन क्वेश्चन को करें। ये बहुत ही आसान सवाल है, इनको करना बहुत आसान होता है। इसमें देखें इन दोनों डाइस में सबसे पहले देखें कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे कॉमन इसमें क्या है, ये 2 और 1 यहां कॉमन है और ये 2 और 1 यहां कॉमन है। तो ऐसा करते हैं, हम एक डाइस बनाते हैं जिसमें ये 2 और 1 को कॉमन को यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ऐसे डाइस बना लिया और ऐसे यहां पर 2 और 1 को इस्तेमाल कर लिया, तो ये हमने मान लो 5 लिख दिया। अब अगर हम फिर से देखें 2 और 1 5 और यहां पर 2 1 4 लिखा हुआ है। अब 2 1 तो यहां पर जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है 5 अगर इधर है तो 4 किधर हो सकता है? इसके पीछे वाली साइड पे। यानी अगर ये सामने की दीवार है तो पीछे की दीवार इस पे क्या होगा? 4 होगा। तो इसका मतलब 5 के अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसका मतलब है क्वेश्चन जब भी हम डिफाइन करें 5 के अपोजिट क्या होगा, तो ये 5 के अपोजिट इस केस में 4 ही होगा। तो इन क्वेश्चंस को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। अगर 3 में से 2
कॉमन है, इधर भी देखिए 2 कॉमन, इधर भी 2 कॉमन है, तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो अपोजिट साइड पे ही होंगे। तो ये एक सिंपल सा एस्पेक्ट है जिसको आप हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन की तरह भी, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान होते हैं, कई बार क्वेश्चन थोड़े मुश्किल भी होते हैं। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन लिया उसमें 2 साइड जो थी वो वैसी थी, 2 कॉमन थी, लेकिन 2 ना कॉमन होती, सिर्फ एक ही कॉमन होती, तो हम क्या करते हैं, तो इसका मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है ABC और ऐसे लिख दिया है CEF, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। क्यों? अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, एक डाइस बनाने के बाद सॉल्व करें, तो हम देखते हैं कि बड़ी परेशानी सी हो रही होती है ना। अगर हम यहां पे लिख दें ये B है, ये A है, इधर C है, तो अब इधर CEF, तो यहां पर भी E और F में से क्या होगा और यहां पर E और F में से क्या होगा, तो बड़ा सारा कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कुछ लोग ऐसे ना एक फिंगर मेथड अपनाते हैं कि ये टॉप है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, इस तरह का। लेकिन ये मेथड भी अपने आप में इसमें इनहेरेंट वीकनेसेस हैं जिससे परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिनसे आप इन प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं, और ये तरीका मैंने अपनी डाइस की फर्स्ट क्लास में बताया था। आप इसको समझने की कोशिश करें। जो भी यहां पर लिखे हुए हैं, अगर ये 2 डाइस का केस है, इफ इट इज अ 2 डाइस क्वेश्चन, ठीक है, अगर 2 डाइस दिए हुए हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम देखते हैं इसमें कौन सा कॉमन पॉइंट है। तो अब देखें इन दोनों में, इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, C और C कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, ये डाइस 1 है हमारे लिए और ये डाइस 2 है। हम डाइस 1 को क्या करते हैं, हम लिखते हैं जहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट क्या होता है, C। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक क्लॉकवाइज मूवमेंट में घड़ी की दिशा में चलता शुरू करते हैं। तो C के बाद क्या आता है, A, तो हम यहां लिख देते हैं A के बाद क्या आता है B, फिर हम लिख देते हैं B, और B के बाद वापस क्या आ गया, C। अब C लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये रोटेशन हो गया। इसी तरीके से अब हम डाइस 2 पे चलते हैं, जो यहां पे लिखा हुआ है। यहां पर भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेरा C ही होगा। C के बाद क्या लिखा होगा, E, तो मैंने क्लॉकवाइज चला घड़ी की दिशा में, तो आ गया E, और E के बाद क्या आ गया, F, ठीक है। तो ये मेरा क्लॉकवाइज मोशन हो गया। अब जैसे ये चीजें हो गई तो मैं देखूंगा कि मेरा C आ गया, A आ गया, B आ गया, CEF। तो अगर मैं ध्यान दूं तो अगर क्यूब में 6 फेजेस होते हैं तो मेरे कितने फेज हो गए इसमें 1 2 3 4 5। जो 6th फेज अभी तक नहीं है कहीं, वो कहां पर होगा, जो इसके अपोजिट होगा। तो मतलब D जो है वो इसके अपोजिट होगा, ठीक है। A के अपोजिट E होगा और B के अपोजिट F होगा। ये डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं क्यूब बनाऊं तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे मैं लिख दूंगा, यहां पे B, यहां पे A और यहां पे C। अब मुझे पता है C के अपोजिट क्या है, D, A के अपोजिट क्या है, E, और B के अपोजिट क्या है, F। तो मेरा एक ही बार में डाइस पूरा बन गया। तो ध्यान रहे कि जब भी कभी 2 डाइस वाला केस दिया हो तो हम इसमें एक क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, घड़ी की दिशा में मूवमेंट करते हैं, और इन दोनों को मर्ज करके बना लेते हैं। तो जो पॉइंट कॉमन पॉइंट है वो वैसा पॉइंट होगा जिसके अपोजिट अभी तक जो मेंशन नहीं हुआ वो पॉइंट बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से डाइस पूरा हो गया। अब अगर मान ले क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डी के अपोजिट क्या होगा, तो डी के अपोजिट क्या होगा, सी होगा। तो वैसे ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व किया सकता है, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए हम इस क्वेश्चन को यहां पर भी एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लॉकवाइज मेथड समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से ऐसा करता हूं, क्लॉकवाइज मेथड एक बार फिर से समझा देता हूं। हो सकता है कि पहली बार में एक चीज क्लियर ना हुई हो, तो ऐसे देख लेते हैं। फिर से मान लो ऐसे कर देते हैं, यहां पर ये कुछ 1 2 3 है, ऐसे लिख देते हैं, और ये कुछ 2 3 4 लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है। अच्छा सॉरी, 2 3 4 नहीं करेंगे, 2 4 यहां पे ऐसे कर लेते हैं, 3 4 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन 3 है, तो हम क्या करेंगे, पहले डाइस 1 कर लेंगे, तो 3 लिखेंगे, क्लॉकवाइज चले, तो यहां से घड़ी यहां चाहिए पहुंची, तो 1 आ गया, 1 से 2, तो ये 3 1 2 का
ऑर्डर होना चाहिए। वैसे ही स्टार्ट यहां से करेंगे तो 3 आ गया, इसके बाद क्या आएगा 4 और इसके बाद क्या आएगा 5। तो इसका मतलब है 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा 4, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो अभी तक बचा हुआ है वो 3 के अपोजिट हो जाएगा और वो है 6। तो इसका मतलब है ये चीजें आसान हो गई। अब क्या हो गया, अगर मुझे इसको बनाना होगा तो मैं कुछ बड़े आसानी से मैं इसको इस एस्पेक्ट में बना दूंगा। मैं इसमें एक ऐसे डाइस बना दूंगा और अगर मुझे रखना है 1 3 4 तो मैंने 1 3 2 रख दिया इधर। अब मुझे पता है 3 के अपोजिट क्या है 6, ये लिख दिया मैंने। 1 के अपोजिट क्या है 4 और 2 के अपोजिट क्या है 5। तो ये हमारी फेस पे आ गया। तो ये एक तरीका हो गया जिस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वैसे देखने में थोड़ा टफ लगते हैं, लेकिन इनको अगर करने बैठो तो ये 15 से 20 सेकंड में बहुत इजीली हो जाते हैं। और रीजनिंग की खास बात यही होती है कि अगर आप 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप एग्जामिनेशन में आप एश्योर रहेंगे कि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को कर सकें। और अगर आप कोई क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं तो उससे जो टाइम सेव होता है वो क्या होता है, वो आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देता है। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा टाइम ले रहे हैं उसमें आपके पास काम करने के लिए आजादी हो जाती है। ये अब किसी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, इसको थोड़ा लंबा होने से लेकिन परेशान ना हो। ये क्वेश्चन लंबा होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये किसी भी तरीके से मुश्किल है। तो ये हमारे पास 4 डाइस दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। अगर मैं कहूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो इन दो क्वेश्चंस को या इन दो क्वेश्चंस को मिलाने से हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ सकती है। कैसे कैसे आ सकती है, जैसे देखा हमने कि यहां पर 3 और 4 लिखा हुआ है, यहां पर भी 3 4 लिखा है, पर एक तरफ 5 लिखा है, एक तरफ 6 लिखा है। मतलब 3 4 जहां पे भी लिखा होगा उसके अपोजिट साइड पे 5 और 6 होगा। तो जरा इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको एक सिंपल तरीके से देखें, अगर मैंने कुछ ऐसा डाइस बनाया, देखिए जरा हमने क्या किया, हमने कॉमन निकाला। हम यहां से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। हमने जो एक इजी में दिखाई पड़ा, ये 3 4 यहां दिखाई पड़ रहा, तो हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं 4 3 6। तो जैसे हमने देखा 4 3 6 ये हमने बना दिया। अब 4 3 5 कैसे हो सकता है, अब 4 3 6 के साथ कॉमन फेस ये, तो 4 3 5 के साथ एक कॉमन फेस ये होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि 5 की पोजीशन में डिफाइन कर दी और वो क्या होगी 6 के अपोजिट होगी। अब हम इधर आते हैं, देखते हैं यहां पर क्या लिखा है 1 3 5। अब मेरा 3 और 5 डिफाइंड है और 3 और 5 कैसा है, इसके ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 किधर होगा, इधर होगा। और जैसे ही 1 इधर हो गया तो मेरा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, क्योंकि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो दिखाई पड़ रहा 1 के अपोजिट 4 होगा और इसके अपोजिट क्या बचा होगा, 2 ही बचा होगा और कुछ बच ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए अब क्या हो गया 1 2 और 6, तो 1 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, तो 2 इधर होगा। इसका मतलब मेरा फिगर प्रूफ भी हो गया। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से पहले एक कॉमन एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे जो कि किसी चीज में हमें हेल्प करेंगे। यहां पर हमने देखा कि ये 4 और 3 और यहां पर भी 4 और 3 ये 2 कॉमन थे, तो इससे हमने क्या कर दिया, हमने 2 अपोजिट साइड डिफाइन कर ली। एक तरफ से 6 होगा और एक तरफ से 5 होगा। 3 और 4 को डिफाइन करते हुए एक तरफ अगर 6 दिया हुआ है तो दूसरी तरफ 5 को होना ही पड़ेगा। तो ये जैसे डिफाइन हुआ तो इसका मतलब मेरे 4 फेज डिफाइन हो गए। और जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा 3 और 5, 3 और 5, 4 मेरा पहले से यानी ऊपर का फेस तो कवर्ड है, इसका मतलब 1 अपोजिट हो जाएगा यानी बॉटम की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ, और यहां पर आ गया। बची हुई फिगर पे अपने आप ही 2 चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ी सी मेंटल अलर्टनेस चाहिए होती है। और ये क्वेश्चंस आप देखने में थोड़े मुश्किल लगते हैं कि 1 2 या 3 4 फिगर्स हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे जैसे फिगर बढ़ते जाते हैं कुछ लेवल पर प्रॉब्लम कम होती जाती है। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा इसको मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कहते हैं ना, डरना नहीं है, क्वेश्चन को करने के आसानी से तरीके सोचने हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे भी आते हैं जहां पर ये हैश लगा दिया, ये @ लगा दिया, ये पावर वाला साइन लगा दिया, देन एक और ऐसे बनाया। मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूं क्वेश्चन, जैसे कि इसमें कि मार्क ऑफ एस्टिमेशन लगा दिया,
ये पावर लगा दिया और ये एट द रेट लगा दिया। अब देखिए इसमें क्या हो गया, दो चीजें तो कॉमन हो गई। कौन सा? एक ये एट द रेट इधर वाला और पावर वाला साइन। तो इसका मतलब है कि ये हैशटैग और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी फिगर्स बने हुए हैं क्वेश्चन में ही, तो हम क्वेश्चन में देखते जाते हैं। ये बन गया अब हैशटैग, फिर से ये स्टार बना हुआ है और इस तरफ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। एंड लास्ट फोर्थ फिगर जो बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है और इसमें क्या बना हुआ है, हैशटैग, एट द रेट और स्टार। ठीक है, तो चाहे तो आप ये पहले दो फिगर ले लें या लास्ट दो फिगर ले लें, सब में खास बात क्या है, दो दो स्टार कॉमन मिल, दो दो फैक्टर कॉमन मिल रहा है। तो मैं क्या करूं, अब आसानी से मैं इनको ऐसे सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो मैं पहले इसी को ले लेता हूं। तो मान लेते हैं ऊपर हैशटैग है, ये वाला फर्स्ट, इधर हो गया एट द रेट का साइन हो गया और सामने स्टार बन गया। ठीक है, अब ये बन गया, इधर क्या हैशटैग है, इधर स्टार है, तो ये क्वेश्चन मार्क। अब ये एक तरफ का प्लेस ऑक्यूपाई हो गया, तो इसका मतलब है इस तरफ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अब हम इधर चलते हैं, जरा इस पे देखते हैं। यहां पर बना हुआ है हैशटैग और एट द रेट। हैशटैग और एट द रेट इधर है। अगर फ्रंट में इसके स्टार है तो बैक साइड पे क्या हो जाएगा, बैक साइड पे इसके ये पावर का साइन हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ सिंबल यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहां हो जाएगा, बॉटम पे हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, पहले इन दो यूनिट्स को जोड़ करके हमने एक इंफॉर्मेशन निकाल ली। जो इंफॉर्मेशन आई उस इंफॉर्मेशन को हमने इससे जोड़ा और इससे जोड़कर हमने चीजों को डिफाइन कर लिया। तो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन इसमें पूछा था कि स्टार के अपोजिट क्या होगा, स्टार के अपोजिट। तो स्टार के अपोजिट क्या होगा, स्टार फ्रंट में और ये बैक साइड पे। तो दिखाई पड़ रहा है कि ये पावर का साइन जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि बैक साइड पे होगा। तो आपने देख लिया होगा कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक सिंपल सी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, और अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड हो आपके पास तो ये क्वेश्चन आसान है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ एक थोड़ा सा एक और चीज जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो चीजें हमेशा आसान हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे से क्वेश्चन है, अगर ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आप में से अब बहुत सारे लोग इस सवाल को बहुत जल्दी, मतलब मुझे लगता है 10-15 सेकंड में कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप अगर देखें तो ट्राई करें इसको। आप अब इस पोजीशन में हैं कि इस सवाल को बहुत इजीली कर सकते हैं। और FCB ऐसा क्वेश्चन है, तो मैं आपको 5-7 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर E टॉप पर है, E अगर टॉप पे है तो मतलब E के अपोजिट क्या है, अगर ऐसे टॉप नहीं, व्हाट इज अपोजिट टू E, व्हाट इज अपोजिट टू E। तो ये क्वेश्चन है, E के अपोजिट कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने निकाल भी लिया हो शायद। तरीका क्या है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, इसमें C और इसमें भी C कॉमन हो गया यहां पर। ठीक है, तो C को लिख दिया। अगर पहले वाले डाइस को लेके चले, ये डाइस 1 डाइस 2, तो क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में। C के बाद क्या आ गया D, D के बाद क्या आ गया A, और ये काम हो गया। अब क्या करें, C पे चले, यहां पर B आ गया और यहां पर F आ गया। C से पहले B पे गए, B से F पे गए, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते गए। अब क्या हो गया, इसका मतलब D के अपोजिट B हो गया, A के अपोजिट F हो गया, और C किसके अपोजिट होगा, बचे हुए के अपोजिट C हो जाएगा। बचा क्या हुआ है, E बचा हुआ है। इसका मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट इज अपोजिट टू E अगर मैं पूछूं तो आंसर क्या हो जाएगा, C। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता चला गया। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको कुछ चैलेंज दे सके। तो मैं ऐसा करता हूं, आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चन भी आसान है, कहीं परेशानी नहीं होगी आपको बस सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिन स्टेप्स के माध्यम से ये कह सकते हैं ना, इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई हो जाए। इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो जो जानकारी दी हुई है उस जानकारी का हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारे पास इस तरह 4 क्यूब बने हुए, मैं चारों क्यूब बना के देता हूं पहले, और फिर मैं नंबर लिख देता हूं और फिर आपको क्वेश्चन बता देता हूं। ये इस तरह के 4 क्यूब बने हुए, ठीक है, और इनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। इधर लिखा हुआ 56, 53, 52 ऐसे लिखा हुआ, देन 56, 52, 54 और 55,
56, 54 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 51, 54, 52 ये लिखा हुआ है। ये हमारे पास फिगर गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 56 के अपोजिट क्या होगा, व्हाट विल बी अपोजिट टू 56, ये पूछा हुआ। तो जरा इसको करने की कोशिश करें, कैसे करेंगे इसको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले कॉमन पॉइंट्स निकालते हैं, जो भी कॉमन पॉइंट्स हैं वो हमको हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसमें कहीं कॉमन कुछ है 56, 52, इसमें 56, 52, ये मतलब कॉमन पॉइंट हो गया। तो मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करूं, बड़े आसानी से इसको बनाना शुरू कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं 56, 53, 52, ये 56 है, ये सामने 53 है और इसके साइड में 52 है इस फिगर के हिसाब से। अब अगर मैं देखूं तो 56, 52 यहां लग गया, 53 इधर आ गया, तो अपोजिट साइड पे क्या चला जाएगा 54, ये मेरा बैक साइड पे चला गया, ठीक है। अब देखिए जरा 56, 54, 56 और 54 ये कौन से, इसका पीछे वाला साइड और ऊपर वाला साइड। तो इसका मतलब है 52 इधर हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 55, ठीक है। अब जैसे ही बचा तो इसका मतलब है, अब देखिए क्या होगा, ये बचा 54, 54, 52 और क्या बचा 51, 56 ऊपर ऑक्युपाइड है तो नीचे क्या आ गया 51। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि 56 के अपोजिट क्या है तो हमेशा क्या होगा 51 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए सही माने में आपको एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर ये आप आसान सी बात समझ गए तो इन क्वेश्चंस को करना आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डाइस के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये एक बेसिक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, एक बेसिक सेट ऑफ आइडिया चाहिए। अगर आप इनको ठीक से अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत जल्दी कर सकते हैं और इससे जो टाइम बचेगा आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 15 से 20 सेकंड में हो जाएंगे, 30 सेकंड में हो जाएंगे, और जो आपका टाइम बचेगा उनको और जगह अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा पर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Hope you have enjoyed this class. We will do more in the next class. Thank you.